वेलकम टू बिहार मैटर्स। बिहारी मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा का जो विषय है वो बहुत ही खास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, द 4 पिलर्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट पर। यानी बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश और युवा सशक्तिकरण के 4 स्तंभ। बिल्कुल। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये विषय बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की, ये टॉपिक हर जगह पूछा जाएगा। मेरा सभी छात्रों को ये निर्देश है कि अपना पेन और पेपर निकाल लें, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और साथ साथ नोट्स बनाते चलें। आज हम बहुत सारे क्रूशल डेटा पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जी, और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की सुविधा के लिए हम प्रमुख तकनीकी शब्दों को इंग्लिश में भी डिकोड करेंगे, ताकि किसी को भी समझने में परेशानी न हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे द बिग पिक्चर यानी मुख्य संदर्भ पर आते हैं। अगर हम बिहार की डेमोग्राफिक्स को देखें तो मूल समस्या या कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है कि बिहार में युवाओं की आबादी बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ की जो पारंपरिक मानसिकता रही है वो हमेशा से जॉब सीकिंग की रही है। जॉब सीकिंग मतलब किसी भी तरह से बस एक नौकरी मिल जाए, विशेषकर सरकारी नौकरी की तलाश। हाँ, और जब एक इतनी बड़ी आबादी सिर्फ नौकरी मांगने वालों की हो तो वो राज्य के लिए एक डेमोग्राफिक बर्डन यानी जनसांख्यिकीय बोझ बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, और यहीं पर सरकार की रणनीति यानी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी काम आती है। सरकार का लक्ष्य है कि इस विशाल युवा आबादी को जनसांख्यिकीय बोझ से निकालकर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश में कैसे बदला जाए। और इसके लिए सरकार ने जो मॉडल अपनाया है उसे हम इकोसिस्टम अप्रोच या पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण कहते हैं। हाँ, ये कोई एक दो अलग अलग योजनाएं नहीं है। ये छात्रों के लिए पूरा एक 4 चरणीय जीवन चक्र, एक 4 स्टेप लाइफ साइकिल बनाया गया है। एकदम सही कहा आपने। अगर हम एक छात्र के जीवन चक्र को देखें तो सबसे पहले उसे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कौशल या इंटरव्यू स्किल्स चाहिए, जिसके लिए कुशल युवा प्रोग्राम या केवाईपी बनाया गया है। फिर जब वो नौकरी खोज रहा होता है तो उस संघर्ष के दौर में उसे पॉकेट मनी चाहिए। इस जरूरत को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ते से पूरा किया जाता है। और अंत में अगर कोई छात्र कर्मचारी की जगह बॉस बनना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए उद्यमी योजना यानी उद्यमी योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल। तो चलिए छात्रों, इस इकोसिस्टम के पहले स्तंभ को विस्तार से समझते हैं। स्कीम नंबर 1, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो बहुत स्पष्ट है। युवाओं की सोच को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स में बदलना, नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाला बनाना। और इसके लिए जो लक्षित समूह या टारगेट ऑडियंस तय की गई है उस पर छात्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में ये योजना केवल एससी और एसटी वर्ग के लिए थी। हाँ, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसे 4 श्रेणियों में विस्तारित कर दिया गया है। एससी एसटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी, इसके साथ ही वुमेन यानी महिलाएं और यूथ यानी युवा, और इस युवा श्रेणी में जनरल और ओबीसी वर्ग भी शामिल हैं। जी। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं, इसका वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। स्टूडेंट्स, इस डेटा को ध्यान से नोट कीजिएगा। इस योजना के तहत जो कुल फंडिंग या टोटल फंडिंग दी जाती है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए की सीधी सब्सिडी है, यानी डायरेक्ट ग्रांट। ये 5 लाख रुपए सरकार को वापस नहीं करने हैं। बिल्कुल नहीं, ये सरकार की तरफ से एक अनुदान है, और जो बाकी के 5 लाख रुपए बचे वो ऋण या लोन कंपोनेंट। इस लोन के नियम भी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हैं। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए ये जो 5 लाख का ऋण है वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त है, यानी इंटरेस्ट फ्री। उन पर 0% ब्याज लगेगा। ये बहुत बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन है। अच्छा, जो जनरल और ओबीसी श्रेणी के युवा हैं उनके लिए ब्याज दर क्या है? उनके लिए भी ब्याज दर बहुत ही मामूली रखी गई है। उन्हें इस 5 लाख के ऋण पर केवल 1% का ब्याज देना होगा। मात्र 1%? और इसकी चुकौती यानी रीपेमेंट के नियम क्या हैं? क्योंकि बिजनेस सेट होने में समय लगता है।
सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। लोन मिलने के तुरंत बाद किश्तें शुरू नहीं होती। इसमें 1 वर्ष का ग्रेस पीरियड दिया गया है। मतलब पहले साल आपको कोई पैसा वापस नहीं करना है। हाँ, और 1 साल के ग्रेस पीरियड के बाद ये ऋण 84 आसान किश्तों यानी 84 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है। इस योजना का जो प्रभाव या इम्पैक्ट जमीन पर दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। इसे पूरे बिहार में कपड़ा सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग और मखाना पैकेजिंग जैसी सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों यानी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की एक पूरी लहर पैदा हो गई है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इकोसिस्टम के दूसरे स्तंभ की ओर। स्कीम नंबर 2, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना या BSCC। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य में उच्च शिक्षा के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER या सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना। क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो गरीब माता पिता कॉलेज की भारी फीस वहन नहीं कर सकते थे। सही कहा। तो इस योजना की मुख्य विशेषता या की फीचर ये है कि 12वीं पास छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण या एजुकेशन लोन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, इसमें कोई बैंक गारंटी नहीं चाहिए। नो बैंक गारंटी नीडेड। बिल्कुल। बैंक अक्सर लोन देने से पहले कोई संपत्ति गिरवी रखने को कहते हैं, लेकिन इस योजना में बिहार सरकार स्वयं गारंटर या गारंटर के रूप में कार्य करती है। मतलब छात्र को या उसके परिवार को अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। और अब इसकी ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स को नोट कर लीजिए। लड़कों के लिए यह शिक्षा ऋण केवल 4% साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पर उपलब्ध है। और लड़कियों के लिए? लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों और दिव्यांग यानी स्पेशली एबल्ड छात्रों के लिए ये केवल 1% साधारण ब्याज पर उपलब्ध है। 1% ब्याज। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब ग्रामीण बिहार का कोई भी मेधावी छात्र सिर्फ पैसे की कमी के कारण पीछे नहीं रहता। वो आराम से बड़े शहरों में जाकर BTech, नर्सिंग या MBA जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए छात्र ने शिक्षा प्राप्त कर ली, डिग्री आ गई, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री होने से नौकरी मिल जाती है? यहीं पर एक बहुत बड़ी बाधा आती है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी गैप या रोजगार क्षमता का अंतर। और इसी अंतर को पाटने के लिए हमारा तीसरा स्तंभ आता है, स्कीम नंबर 3, कुशल युवा प्रोग्राम या KYP। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि डिग्री होने के बावजूद छात्रों में जो कॉर्पोरेट कौशल या कॉर्पोरेट स्किल्स की कमी होती है उसे दूर किया जाए। इसकी प्रशिक्षण संरचना या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ये 15 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए इस आयु सीमा में कुछ छूट का भी प्रावधान है। जी, और ये कुल 240 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण है। इन 240 घंटों को KYP के 3 स्तंभों या द 3 पिलर्स ऑफ KYP में बांटा गया है। छात्रों, इन तीनों स्तंभों का ब्रेकडाउन ध्यान से सुनिएगा। पहला स्तंभ है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल। इसके लिए 80 घंटे आवंटित किए गए हैं। इसमें बेसिक अंग्रेजी और हिंदी बोलना सिखाया जाता है ताकि छात्रों की झिझक खत्म हो सके। दूसरा स्तंभ है IT या कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर साक्षरता। इसके लिए सबसे ज्यादा 120 घंटे दिए गए हैं। क्योंकि आज के समय में बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस और इंटरनेट का संचालन आना बहुत ही अनिवार्य है। और तीसरा स्तंभ है सॉफ्ट स्किल्स या बिहेवियरल स्किल्स यानी सॉफ्ट या व्यवहारिक कौशल, जिसके लिए 40 घंटे रखे गए हैं। इस 40 घंटे में इंटरव्यू की तैयारी, टीम वर्क, लीडरशिप और प्रोफेशनल एटिकेट यानी कार्यस्थल के शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। इसका इम्पैक्ट यह है कि ये ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें सीधे तौर पर आधुनिक सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारे चौथे और अंतिम स्तंभ पर, स्कीम नंबर 4, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसे हम आम बोलचाल में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है बेरोजगार युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान वित्तीय राहत या फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम प्रदान करना। क्योंकि इंटरव्यू देने जाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, यात्रा के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, इसके मुख्य विशेषता या की फीचर ये है कि इसमें अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी या पात्रता क्या है?
पात्रता की शर्तें बहुत स्पष्ट हैं। आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छात्र 12वीं पास होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वो कोई उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। बिल्कुल, ये भत्ता सिर्फ उन युवाओं के लिए है जो सक्रिय रूप से केवल रोजगार की तलाश में हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, द मास्टर स्ट्रोक, द कैच। हाँ, और ये परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1000 रुपए प्राप्त करते रहने के लिए एक मुख्य शर्त है। और वो शर्त यह है कि छात्र का केवाईपी प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है। इट इज अ मस्ट। बिल्कुल, अगर आपने केवाईपी ट्रेनिंग नहीं की है तो आपको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ये कोई मुफ्त का पैसा नहीं बांट रही है सरकार। ये असल में युवाओं के कौशल विकास यानी अपस्किलिंग में सरकार का एक इन्वेस्टमेंट है। सही कहा। सरकार कह रही है कि हम आपको भत्ता देंगे, लेकिन बदले में आपको खुद को रोजगार के योग्य बनाना होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे व्याख्यान का सारांश निकालें, एक समरी देखें, तो ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। हाँ, हमने देखा कि बिहार सरकार ने बेरोजगारी के जो मूल कारण हैं, उन्हें कैसे एक-एक करके समाप्त किया है। बिल्कुल, फीस की जो बाधा थी उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हटा दिया गया। भाषा और कंप्यूटर की जो बाधा थी, उसे केवाईपी से हटा दिया गया। इंटरव्यू के लिए जो यात्रा और दैनिक खर्च की बाधा थी, उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से दूर कर दिया गया। और जो युवा खुद का व्यवसाय करना चाहते थे, उनके लिए पूंजी या कैपिटल की बाधा को उद्यमी योजना ने दूर कर दिया। यानी ये कोई टुकड़ों में किया गया काम नहीं है। ये एक पूर्ण सुनियोजित डेमोग्राफिक सेफ्टी नेट यानी जनसांख्यिकीय सुरक्षा जाल है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है यह। तो छात्रों, हम अपने व्याख्यान के अंत की ओर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से परीक्षा प्रासंगिकता या एग्जाम रेलेवेंस की पुष्टि करना चाहूंगा। जी, आज हमने जितने भी तथ्य और आंकड़े पढ़ाए हैं, वे बीपीएससी की प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स और मुख्य यानी मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरी आप सभी को स्पष्ट सलाह है, एडवाइस टू रिवाइज, कि आप लोग ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स को अच्छे से याद कर लें। साथ ही सभी योजनाओं की आयु सीमा यानी एज लिमिट्स और वित्तीय आंकड़ों यानी फाइनेंशियल फिगर्स को अच्छी तरह से दोहरा लें। और जाते जाते मैं आप सभी छात्रों के लिए एक विचारणीय प्रश्न, एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत काम आएगा। जरा सोचिए, यदि ये चारों योजनाएं अपने एकदम उच्चतम स्तर पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करती हैं, तो अगले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? इस पर विचार कीजिएगा और इसका विश्लेषण अपने उत्तर लेखन के अभ्यास में जरूर शामिल कीजिएगा। हमारी ये अकादमिक श्रृंखला अगले सत्र या नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह जारी रहेगी। हम कुछ और महत्वपूर्ण विषयों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, आप सभी छात्र अपनी तैयारी ऐसे ही मजबूती से करते रहें। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। बिहार मैटर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बिहार मैटर्स।